हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी एरिया के सेटलमेंट को प्रभावित करता है, यानी आवास की संरचना की गतिशीलता। वहाँ सेटलमेंट किस तरह का होगा, कैसे वो सेटलमेंट का फॉर्म चेंज होगा, इन सब चीज़ों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवास है वो टाइम टू टाइम लोग चेंज करते रहते हैं, उसमें अपडेशन करते रहते हैं। तो आवास की संरचना की गतिशीलता से मतलब ये है कि हर क्षेत्र में मानवीय आवास जो है वो समय के साथ बदलते रहता है। अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई तब वो आवास नया बना लेंगे या फिर उसमें सुधार कर लेंगे। सामाजिक स्थिति अच्छी है तब आवास अलग बनेगा। तकनीकी और पर्यावरणीय आदि परिवर्तन भी आवास की संरचना को प्रभावित करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ सेटलमेंट स्ट्रक्चर। डायनेमिक्स का मतलब हो गया गतिशीलता, कैसे आवास की संरचना बदलते रहती है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरण स्थिति, इन्हीं सब कारकों को इसमें हम लोग जानेंगे। तो जब किसी क्षेत्र में लोग गांव से शहर में आते हैं तब आवास की संरचना बदलती है। जब शहर महानगर बन जाता है तब आवास की संरचना बदलती है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई नया उद्योग लगता है तो वहाँ पे भी आवास बनती है। या फिर कोई नया नियोजन नीति आ गया गवर्नमेंट का, तो उसके तहत ये हो सकता है कि पुरानी बस्तियों को, झुग्गी झोपड़ियों को हटा के उसका उसके जगह कुछ नया बना दिया जाए। तो आवास तो बदलते जा रहा है। ये सब आवास की गतिशीलता का ही उदाहरण है कि कैसे गांव से शहर आने में आवास बदल गया, शहर महानगर बना तो आवास बदल गया, उद्योग लगा, उसका विकास हुआ तब भी आवास बदल गया। तो ये सब संरचना, आवास की संरचना का गतिशीलता, उसका डायनेमिक नेचर दिखाता है। अब हम लोग जानते हैं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे आवास की संरचना बदलते रहती है। तो पहला कारक हो गया भौगोलिक और प्राकृतिक। हम लोग पढ़ भी रहे हैं ज्योग्राफी, इसमें ही हम लोग जानेंगे। तो भौगोलिक कारक और प्राकृतिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या हो जाएगा, जैसे अगर किसी क्षेत्र का स्थलाकृति मैदानी है, पर्वतीय है या पठारी है, तो उसके हिसाब से वहाँ के लोग अपनी आवास का संरचना बनाएंगे। ठीक है, अगर वो पर्वतीय है तो उस हिसाब से उसका घर बनेगा, ताकि अगर बर्फ गिरे तो बर्फ नीचे, मतलब छत पे ना जमा रह जाए, नीचे गिर जाए। पठारी क्षेत्र में है तो अलग बनेगा, मैदानी क्षेत्र में तो अलग बनेगा। ठीक है। और भी प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, जैसे जल संसाधन की उपलब्धता। जहाँ पे अधिक जल संसाधन है वहाँ पे उद्योग भी लगेगा, और उद्योग लगेगा तो अ, आवास की संरचना अलग होगी। कृषि योग्य भूमि, अगर कृषि योग्य भूमि है तो वहाँ का आवास अलग बनेगा। तो ये सब कुछ कारक हैं जो आवास की संरचना को प्रभावित करते हैं। कृषि योग्य भूमि, फिर हो गया नदी घाटी वाला क्षेत्र, फिर मरुस्थल का क्षेत्र। तो जितना ज़्यादा वो उपजाऊ क्षेत्र होगा उतना अधिक वहाँ पे बसाव होगा, उतना अलग तरह का वहाँ पे सेटलमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा। जितना बोलते हैं उसको वर्स्ट कंडीशन होगा, जैसे मरुस्थल का एकदम गर्म जगह है, वहाँ का जो आवास होगा वो दूर दूर बनेगा या पास पास बनेगा। ये सब वहाँ के भौगोलिक और प्राकृतिक कारक पे निर्भर करते हैं। फिर आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में मतलब हो गया वहाँ के लोगों का आय कितना है। अगर लोगों का आय अधिक है, उनके पास अच्छा रोजगार है, तो उसका आवास अलग बनेगा। अगर वो उनके पास उद्योग है, उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो उनका आवास अलग होगा। वो आवास की संरचना बदलते रहेगी। बाजार में है, व्यापार कर रहे हैं, सब में जो आवास की संरचना है वो बदलते रहेगी। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह जो है, ये सब तो एकदम सेंट्रल प्लेस है रोजगार के लिए। तो ये सब में आर्थिक इन लोग को बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे क्षेत्र में आवास की संरचना भी बदलते रहती है। वहाँ पे भूमि तो सीमित ही है, तो अगर मान लीजिए इतना एरिया है और इस इतने एरिया में 100 लोग रह सकते हैं, तो अगर दिल्ली, मुंबई ये सब वाला क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत आर्थिक विकास हो रहा है, तो इसी एरिया में ऐसे डेवलपमेंट ना होके घर का बड़ा-बड़ा अपार्टमेंट बनने लगेगा।
मतलब वर्टिकल डेवलपमेंट होने लगेगा, तो जिसके कारण आवास की संरचना बदल गई। इसके बाद अगर परिवहन और संचार का माध्यम बहुत अच्छा है, जैसे सड़क मार्ग अच्छा है, रेल मार्ग अच्छा है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, तो उस क्षेत्र में नगरीकरण अगर अधिक होगा तो नई-नई बस्तियाँ बसेगी, जनसंख्या का प्रवास होगा, लोग आएँगे, अलग तरह का अ, अपना ग्रुप में रहेंगे या फिर साथ में रहेंगे, जैसे रहेंगे। तो परिवहन और संचार भी एक कारक है जिसके कारण जनसंख्या की गतिशीलता प्रभावित होती है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो है ही, इसमें आ जाएगा आपकी अगर शिक्षा अधिक है तो आप उस हिसाब से घर बनाएँगे। आपकी सांस्कृतिक विचारधारा कैसी है? आप किस तरह के संस्कृति से जुड़े हुए हैं? कोई-कोई संस्कृति में दूर-दूर घर बनाते हैं, किसी में पास होना चाहिए। किसी में एकजुटता अधिक है, तो कोई लोग दूर रह के भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ये सब कुछ कारक हैं, जिससे पता चलता है कि अ, आवास की जो संरचना है, वो इन फैक्टर्स को देखते हुए अलग-अलग हो सकती है, इसलिए वो गतिशील है। जनसांख्यिकी कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर, गाँव से शहर की ओर आ रहे हैं, शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शहर में झुग्गी बस्तियाँ बन रही हैं, उपनगरों का विकास हो रहा है, तो ये सब जो है वो एक तरीके से आवास की संरचना को ही तो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक कारक। राजनीतिक कारक में हो जाएगा आपका, जैसे अगर कोई सरकार की नीति बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे लोग रहने आएँगे। वहाँ पे अगर बहुत शांति है, वहाँ पे क्राइम कम हो रहा है, अगर वहाँ का प्रशासन बहुत सहज है, बहुत चौकन्ना है, तो वो सब वाले क्षेत्र में ज़्यादा लोग आने लगेंगे, तो उस हिसाब से आवास बनेगा। अगर बहुत खराब है तो कम आवास बनेगा। सरकारी हस्तक्षेप कितना है, राजधानी क्षेत्र है कि नहीं, या फिर वहाँ पे व्यापार हो पाता है कि नहीं, उस हिसाब से भी आवास की संरचना प्रभावित होती है। जैसे चंडीगढ़, नवी मुंबई, गांधीनगर, ये सब कैपिटल भी है और बहुत ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो यहाँ का जो आवास की संरचना है, वो इन्हीं सब राजनीतिक निर्णय के कारण अलग-अलग है। फिर वैश्वीकरण तो आप जानते ही हैं कि विश्व से अगर कोई मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है किसी देश में, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि बाहर से लोग आएँ, हमारे यहाँ काम करें, हम लोग को टैक्स दें, ये सब चाहती है। तो महानगरीय विस्तार हो, वैश्वीकरण हो, ये सब से भी आवास की संरचना प्रभावित होती है। अगर कहीं इस पे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बन रहा है, तो उससे उस क्षेत्र का अधिक विकास होगा, वहाँ के सारे आवास जो हैं, वो एकदम प्लान्ड वे में बनेंगे। कहाँ पे रोड होना चाहिए, कहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए, कितने घर होने चाहिए यहाँ पे, कितना पेड़ का जगह होना चाहिए, सब निश्चित रहेगा। तो आवास की संरचना प्रभावित हो गई। भूगोल में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि भूगोलवेत्ता जो है वो सतत विकास के बारे में बहुत पढ़ता है। इसीलिए सतत विकास की रणनीति बनाने के लिए भूगोलवेत्ता इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय नियोजन में ये सहायक है, और भूगोलवेत्ता समस्याओं को समझते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्या हो सकता है। इसलिए भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है कि कौन-कौन से वो कारक हैं जो आवास की संरचना को प्रभावित करते हैं। कहाँ पे आवास रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा, वो सब के बारे में इसीलिए भूगोल में पढ़ा जाता है। एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा है, जैसे दिल्ली का विकास हुआ, पहले वो राजधानी क्षेत्र था। राजधानी क्षेत्र था, थोड़ा जनसंख्या था। बाद में वहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ। अब वो प्रशासनिक क्षेत्र हो गया। पूरे देश का कैपिटल होना मतलब वहाँ पे सबसे बेस्ट सुविधा होनी चाहिए। तो जिसके कारण वहाँ पे अ, हम लोग कह सकते हैं आवास एकदम प्लान्ड वे में होना चाहिए। और अब इतना छोटा है ही न्यू दिल्ली, अब इसके आस-पास से लोग अगर इधर ही आके बसने लगेंगे तो यहाँ का संसाधन कम हो जाएगा, यहाँ पे लोग कैसे रह पाएँगे? इसीलिए एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ, मेगा सिटीज़ का बात होता है, ठीक है? ये सब दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ही है। दिल्ली के पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इसीलिए एनसीआर, न्यू कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट हुआ। मेगा सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया, ताकि लोगों को राजनीतिक निर्णय, आर्थिक अवसर, परिवहन का विकास, जनसांख्यिकी कारक सब मिला-जुला कर जो सेटलमेंट है, जो बसावट है, वो उसकी गतिशीलता को नियंत्रण में रखा जा सके।
इसीलिए सरकार ये सब नीतियाँ लाती हैं। झुग्गी झोपड़ी अगर बन जा रहा है तो ये सब उसकी सीमाएँ हैं, ठीक है। झुग्गी झोपड़ी का विस्तार होना ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो विकास कार्य है वो अनियोजित है। अगर अनियोजित है तो फिर पर्यावरण का क्षरण भी होगा, सामाजिक असमानता भी होगी। बहुत अमीर लोग एक साइड हो जाएँगे और गरीब लोग एक तरफ हो जाएँगे। इस तरह का हो जाएगा असमानता। तो इसीलिए लास्ट में कंक्लूजन में आप लोग इसीलिए लिख सकते हैं कि बसाव जो है, जो सेटलमेंट है वो स्थिर नहीं होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारा पैसा आ गया तो अलग तरह का सेटलमेंट बनेगा। बहुत मिनरल्स है तो अलग तरह का बनेगा। बहुत सारा है, अगर प्रशासनिक सुविधा अच्छी है तो अलग तरह का बनेगा। तो उसमें परिवर्तन आते रहता है। तो बसाव स्थिर नहीं होता है, वो समय के अनुसार, अवसर के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। और भूगोल में इसका अध्ययन इसीलिए किया जाता है ताकि अगर हम लोग जहाँ भी बसाव कर रहे हैं, जहाँ भी सेटलमेंट बना रहे हैं, वो ऐसा बनाएँ कि उस एरिया का बोल सकते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में वो एरिया टिका रहे, उसका सतत रूप से विकास होते रहे और वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले। इसीलिए ज्योग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट स्ट्रक्चर की यानी आवास की संरचना की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।